भाइयों, नमस्कार। मैं डॉक्टर विनु प्रसाद, एक्स एनडीटीवी एम्प्लॉई और अभी वर्तमान में स्कोप ट्रेनिंग एवं कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड में प्रचारक के रूप में काम कर रहा हूँ। आज का दिन आपको डेयरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देगा, खास करके अमूल और श्वेत क्रांति के बारे में। मैं आपको ये बता दूं कि 1946 में अमूल का गठन हुआ था। 1946 में मात्र 2 गांव में समिति का गठन हुआ था। अमूल में एक गांव का नाम था अजरपुरा और दूसरे का समरखा। इसकी कहानी कुछ इस तरह की है कि आनंद शहर में अमूल का हेड ऑफिस है, जो कि गुजरात में अवस्थित है। आज के दिन में तो आनंद जिला हो गया है, पहले ये खेड़ा जिला में एक तालुका होता था। वहाँ के जो छोटे किसान थे, गरीब किसान थे, वो उनको जीविकोपार्जन के लिए वो दूध का खेती करना शुरू किए। लेकिन हुकूमत थी अंग्रेजों की 1946 में। अंग्रेज की बिना स्वीकृति के बिना कोई भी काम किसान करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन जीविकोपार्जन वाली बात थी, भूख प्यास की बात थी। उन्होंने गाय खरीदा और पोल्सन डेयरी को दूध देना शुरू किया। पोल्सन डेयरी अंग्रेजी हुकूमत के साथ ही थी और उन्हीं के अनुसार काम भी करती थी। तो उन्होंने मनमानी ढंग से किसानों को रेट देते थे, जो मन हुआ उनके अनुसार ही चलना होता था किसान को। तो वहाँ से भी इनकी त्राही मांग की स्थिति हो गई। वहाँ से किसान पूरे उब चुके कि अब हमको कहीं पनाह नहीं है, अब हम कहाँ जाएं? भूख प्यास की बात है, रोजी रोटी की बात थी। तब उन्होंने किसान का एक जत्था आनंद शहर से कोई 17 किलोमीटर दूर करमसद गांव है, जहाँ के स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल का गांव है। वहाँ एक किसान का जत्था गया। 1946 से पटेल साहब का बहुत व्यस्त रहते थे देश की आज़ादी की लड़ाई में। किसानों ने कहा कि सर, मेरे को पता है कि आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और बहुत बड़े काम में लगे हुए हैं। मेरी एक छोटी सी भूख और पेट की लड़ाई है, इसका आप समाधान बताइए। पटेल साहब ने गौर से उन किसानों की बात को सुना। कहा कि अब पोल्सन को दूध देने की आवश्यकता नहीं है, एक बड़ी आंदोलन होगी तब ये इनका ध्यान, तब ये मानेंगे। मेरी तरफ से एक खबर कर दो पोल्सन को कि इस अमुक तारीख से मैं दूध की आपूर्ति नहीं करूँगा। अगर इस संबंध में कोई बात करनी है तो आप पटेल साहब से बात करें या उनसे डेट ले लो, समय ले लो। मैं उस डेट और समय पर मैं उनसे बात करूँगा। किसान गए और पटेल साहब की बात को पोल्सन तक उन्होंने पहुँचा दिया। लेकिन इतने से पोल्सन को मन नहीं माना। तो लगा कि उल्टा एक किसान अपने मन की बात, मनगढ़ंत बात वो करने आए हैं, और इसीलिए उस किसान को चिन्हित करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत थी, उन्होंने अपने खुफिया तंत्र को लगाया। और खुफिया तंत्र से जब जानकारी मिली पुनः पोल्सन को कि नहीं, ये तो पटेल साहब कहीं कहीं बात को किसान आप तक पहुँचाए हैं, अब आपको पटेल साहब से बात करनी ही होगी। तब किसान के मन में थोड़ा भय उत्पन्न हुआ, क्योंकि अब इतना आसान बात नहीं है। तो उन्होंने किसान को इस भय से वो किसान को दबाव हटा लिया। ठीक है, अब किसान की मर्जी है, जहाँ भी दूध बेचें, जो भी अपने व्यवसाय करें दूध का। अब उन किसानों को हर एक तरह का दबाव पोल्सन के द्वारा हटा दिया गया। तब किसान 2 गाँव में समिति का गठन किए। एक गाँव का नाम है अजरपुरा, दूसरा गांव है समरखा। ये 2 गांवों में 1946 में अमूल के द्वारा दूध की समिति का गठन किया गया था। अब और इस तरह से अमूल का विस्तार होता गया। अब मैं दूसरा आता हूँ 1964 में।
ठीक है, 1947 में देश की आज़ादी मिली, तो सब लोग जानते ही हैं। अब ये 1964 में क्या हुआ। 1964 में देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री साहब, और अमूल के जनरल मैनेजर थे डॉक्टर हरीश पुरी साहब ने लाल बहादुर शास्त्री साहब को आमंत्रित किया कि सर, हमें कंजरी में किसानों के द्वारा पशुआ कारखाना का निर्माण हुआ है, उसको उद्घाटन करने के लिए। साहब स्वीकार किए शास्त्री साहब और उद्घाटन करने आए कंजरी में उद्घाटन के दौरान कुरियन साहब ने बताया कि सर, 1940 में किसानों के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी, कोई उपाय नहीं था उनका, और दूध की खेती करके वो किसान आज खुशहाल है। उनके घर में अनाज भी है खाने के लिए और पीने के लिए दूध भी उपलब्ध है। ये करिश्मा, ये उपलब्धि, ये विकास दूध की खेती से किसानों ने किया है और अमूल के साथ जुड़ा है। शास्त्री साहब को मैंने बात है कि तो अच्छी बात है, लेकिन उनको ये भी हुआ कि पता नहीं कुरियन साहब कुछ ऐसा नहीं, कुछ बड़ा करके बात को बता रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं इच्छा जाहिर किया कि मैं एक समिति में जाके स्वयं देखूंगा। जब वापिस आ रहे थे कंजरी से उद्घाटन करने के बाद, तो वो इसी अजरपुरा गांव में गए। अजरपुरा गांव में जाने के पहले उनका जो भी सिक्योरिटी फोर्स था वो गांव के बाहर ही रुक गया, तो अकेले अंदर गांव में प्रवेश कर गए। तो अंदर गांव में प्रवेश कर ही जा रहे थे, एक किसान उधर से आ रहे थे उसी गली में। किसान को लगा कि ये पूरा धोती कुर्ता जो भी उनका था, रूप स्वरूप टोपी तक काटी, तो पूरा लाल बहादुर शास्त्री जैसा दिखते हैं, लेकिन वो होंगे तो नहीं, ये कैसे हो सकते हैं, हमारे गांव में उनका तो कोई कार्यक्रम है ही नहीं, वो भी देश के प्रधानमंत्री। तो उन्होंने बड़ा इस लहजे में बताया कि साहब, दिखते तो हो कि देश के प्रधानमंत्री आप शास्त्री हो, हमारे गांव में क्यों पधारे हो, क्या काम है, कहाँ जाओगे, क्या करना है। ऐसे किसान लगातार कुछ न कुछ बोलते रहे। बड़ा गंभीरता से उनकी बातों को सुना शास्त्री साहब ने, और तब उन्होंने कहा, भाई साहब, आप सही पहचाने हो, मैं भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हूँ, चलो मैं तुम्हारा समिति का दूध का समिति का भ्रमण करने आया हूँ, देखने आया हूँ, चलो मेरे को समिति तक ले चलो। किसान उनको समिति तक ले गए। वहाँ पर बड़ा डिसिप्लिन वे में सभी महिलाएं पुरुष कतार में खड़े होकर के दूध वहाँ पर दूध आपूर्ति भी कर रहे थे। आपूर्ति करने के बाद उनको दूध का पैसा भी मिल रहा था, और उसके बाद वो पैसा लेकर के जो सामान खरीदने की जरूरत थी वहीं पर अगले जगह से वो सामान खरीदते थे, अपने लिए भी पशु के लिए भी। तो ये सब देख के बहुत प्रभावित हुए हमारे शास्त्री साहब। उन्होंने एक करके किसान को बुलाते थे, मैं बताओ तुम्हें कितना पैसा मिला। सर, दूध तो 3 लीटर था, फैट मिला, कीमत मिली 30 रुपया। बोला ठीक है, क्या करोगे 30 रुपये का। तो इस 30 रुपये का सर, पहला 10 रुपये से तो मैं अपने खाने पीने का सामान खरीदूंगा, या खरीदता भी हूँ। दूसरा 10 रुपये से पशु को खिलाने के लिए पशु आहार वगैरह खरीदूंगा। तीसरा 10 रुपया मैं अपने बच्चों की पढ़ाई एवं परिवार के इलाज के लिए सेविंग करता हूँ। ये शास्त्री साहब को बड़ा अच्छा लगा। बहुत सारे किसानों से इसी तरह का उन्होंने जानकारी हासिल की है। ज़्यादातर लोगों ने 70-80% लोगों का जवाब यही था कि हम इस अपने पैसे को इस तरह से सदुपयोग करता हूँ। तो शास्त्री साहब कहा कि बड़ी अच्छी बात है, एक दूध का खेती करके एक छोटा किसान भी जीविकोपार्जन भी कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दे रहे हैं और परिवार के इलाज के लिए भी सेविंग कर रहे हैं। तो ये थोड़ा अंधेरा हो गया, ये बातें करते करते किसानों से अंधेरा हो गया। तो शास्त्री साहब ने एक दूसरे किसान जो हम लोग खड़े थे उनको उन्होंने कंधे पर हाथ रखा, बोला चलो तुम्हारा घर देखते हैं। वो उनका घर ले गया। बड़ा मुश्किल से ले जाना नहीं चाह रहे थे क्योंकि बेचारे बहुत गरीब थे। सोचे कि हमारे घर में शास्त्री साहब को क्या देखना है, क्या देखेंगे। फिर भी शास्त्री साहब को कहने पर ले गए। जब अंदर गए तो बोले कि बताओ तुम्हारा रसोई घर किधर है। फिर बेचारा रुक गया, सर हमारे यहाँ तो ऐसा कोई रसोई घर है नहीं, खाना बनता है ठीक है सर, अब फिर मैं रोटी खाता हूँ, दिन भर खेतों में काम करता हूँ, फिर भी दिखाओ। जहाँ रसोई घर तक जब पहुँचे शास्त्री साहब बोले तुम आज क्या खाओगे। पता चला कि वहाँ पर 4 मंडलों की रोटी थी उस किसान के खाने के लिए, बाकी घर के सदस्य लोग खा चुके थे। शास्त्री साहब ने कहा कि भाई साहब मुझे भी भूख लगी है, 2 थाली में लगाओ और हम लोग दोनों भाई बैठ के यहीं पर खाएंगे। उन्होंने भोजन किया
और बोले कि चादर बिछा दो, समिति के भवन में ही रात में विश्राम करूँगा। रात में विश्राम भी किए और सुबह आके फिर समिति का मॉर्निंग कलेक्शन में वो विस्तार से जानकारी लिए और अपने आंखों से सब उन्होंने देखा भी, रजिस्टर, कैश बुक जो भी है व्यवसाय, तो देखने के बाद उनकी जब तसल्ली हो गई एक बहुत अच्छी है मूल प्रति, तब उनको मन में आया कि भैया इसको पूरे देश में फैलाव होना चाहिए ये अमूल पद्धति का। उन्होंने कुरियन साहब को खबर किया कि मैं अमूल कैंपस में आ रहा हूँ, एक मीटिंग होगी, एजेंडा होगा डेयरी के विकास के ऊपर। और उन्होंने बाकी जो उनके पॉलिटिकल साथी थे उनको उन्होंने मना कर दिया, हमें अभी समय नहीं है, मैं जाके अमूल कैंपस में मीटिंग करने के बाद वापस दिल्ली जाऊँगा। मीटिंग हुई, उसी मीटिंग में उन्होंने कुरियन साहब को अपनी मन की बात ही कही और एक आदेश स्वरूप भी था कि इस पत्र को पूरे देश तक उनको पहुंचाना है, रिप्लिकेशन करना है। हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारा देश किसानों का देश है, सारे किसान तक इस पद्धति को, मूल पत्र को पहुंचाना है ताकि सभी को एक मौका मिले उसके खेती करने का और अपना जीविकोपार्जन या अपनी आमदनी बढ़ाने का। तो इस तरह से करके शास्त्री साहब ने ये भी कहा कि आप प्रोजेक्ट बनाकर दिल्ली में आओगे, तैयार करें। कुछ समय के बाद उनको दिल्ली से खबर आई, कुरियन साहब दिल्ली गए। तो इनसे जब बातें हो रही थी उनके बड़े बड़े जो ऑफिसर्स थे, तो कि आपको कितना ज़मीन चाहिए दिल्ली में, इन्होंने बड़ा कहा कि भैया हमको 1 इंच भी ज़मीन में दिल्ली नहीं चाहिए क्योंकि हेडक्वार्टर दिल्ली में नहीं आनंद शहर में बनाना है। फिर कहा कि सर फंड कितना चाहिए, बोले कि फंड भी नहीं चाहिए। तो लगा उनको कि मीटिंग में, भाई इतनी बड़ी मीटिंग है जो कि शास्त्री साहब का कहने पर बुलाई गई है, सारे जितने अफसरान थे, तो लगा कि नहीं इनको ज़मीन चाहिए और नहीं इनको कहते हैं फंड भी नहीं चाहिए कि करेंगे कैसे। तो कहा कि सबको बताइए कि आपकी होगा कैसे, बोले कि मैं कर लूँगा। तो कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं 100 एकड़ ज़मीन आनंद कृषि विश्वविद्यालय से लीज पर मिल गया है 99 साल के लिए, उसमें मात्र 1 रुपया किराया देना होगा। और जहाँ तक पैसे की बात है, अभी न तो भारत सरकार से पैसे चाहिए न तो गुजरात सरकार से, वो मैं मदद लूँगा अमूल से। और भी डेयरी है, वहाँ से लेकर उन्होंने वापस आए आनंद। जब काम शुरू हुआ उसके बाद 1965 में जाके इसकी स्थापना हो गई। उस संस्था का नाम हुआ राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जो कि NDDB के नाम से जाने जाते हैं। और ये 1965 में हुआ। संजोग ऐसा रहा, उसका फंड मिला, अमूल से हेल्प किया कि हमारे बाद के सालों में भीषण काल पड़ा 1966-67। तो जो आज यूरोपियन कंट्री से यहाँ आ रहा था खाने पीने का सामग्री, दलिया वगैरह, पाम ऑयल, तो कुरियन साहब ने भारत सरकार को इन्होंने सलाह दिया, एक प्रस्ताव भी दिया कि देखो इस सामग्री से कुछ महीनों तक ही भूख की समस्या हल होगी और सीमित लोगों के पास, लेकिन हमेशा के लिए अगर भूख मिटाना है तो उस योजना में हम दूध के माध्यम से सारे लोगों को भूख मिटाने का प्रयास करूँगा और ये हो जाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि ये सामग्री को हमको अपने हिंदुस्तान के मार्केट में बेचने का भारत सरकार इजाज़त दे। भारत सरकार ने इजाज़त दी और हिंदुस्तान के मार्केट में बिकी भी और उससे 116 करोड़ रुपये अर्जित की गई। उसी से पूरा ऑपरेशन फ्लड का काम हुआ। अब ये ऑपरेशन फ्लड 1970 में जाके 1970 में जाकर लॉन्च हुआ। 1970 श्वेत क्रांति लॉन्च हुआ। 1970 में के बाद 1980 तक पहला फेज चला। 1970 से लेकर 1980 तक 10 वर्ष। इसके बाद कई एक राज्यों में उसमें काम शुरू हो गया था, चल भी रहा था। पंजाब, हरियाणा और दक्षिण के राज्यों में भी। बिहार में थोड़ा देर से काम आया। बिहार में एक काम आया 1983 में, जिस पर सुधा के नाम से जानते हैं, 1983 में शुरू हुआ, है ना। अब देखिए कि यहाँ पर थोड़ा काम के क्रम में बहुत शिथिलता रही 1970 से 1980 के शतक में, जबकि उसमें बहुत सारा पैसा था। किसानों को मुफ्त का इलाज दिया जाता था, किसानों के मवेशियों का, और वो बिहार के किसानों का शायद उस रूप में इनको नहीं लाभ मिला। फ्री इलाज होता था, कोई कमी नहीं थी दवा का।
मैं भी इसमें कार्यरत था एनडीटीवी की तरफ से पंजाब में। अब ना कि फिर लगा कि बिहार में काम होने में बड़ा दिक्कत हो रही है, तो कुरियन साहब ने बिहार सरकार को एक प्रस्ताव दिया कि देखो आप मेरे को एक प्रोजेक्ट दीजिए, चाहे प्रोजेक्ट जिस भी स्थिति परिस्थिति में हो, और मैं वहाँ काम करूँगा, सारा घाटा को भरपाई करेंगे एनडीटीवी, फायदा होगा मैं बिहार में छोड़ करूँगा। इसको आमने जामा पहनाया गया 1983 में, और वो पटना डेयरी प्रोजेक्ट जो पीडीपी भी से जानते हैं, वो एनडीटीवी को सुपुर्द किया गया कि इस प्रोजेक्ट में काम करिए। एनडीटीवी की टीम आ गई, बिहार के लोग भी थे, 8 साल काम हुआ, और उसके दौरान यहाँ करीब 5 कोर प्रोफिट हुआ घाटे को भरने के बाद। तो लगा बिहार में सारे लोगों को अवसर थे, चाहे और किसान या और लोगों को, भाई एक करिश्मा है, वही जमीन, वही किसान, वही गाय, वही भैंस, लेकिन एक व्यवस्थित ढंग से एक अमूल पत्ती के रूप में इसको काम किया गया, इतना बड़ा लाभ अर्जित किया पटना डेयरी प्रोजेक्ट में। ठीक, तो इसके बाद ये निर्णय हुआ कि बिहार का जितना भी समितियां हैं सब अमूल पत्ती पर ही रजिस्ट्रेशन होगी, और आज सारी समितियां अमूल पत्ती पर ही रजिस्टर है। तो इस तरह से बिहार में सुधार आया 1983 में। आज जो भी 48 सुधार का आज हो गया, और इस तरह से सुधार यहाँ कार्यरत है। ठीक है ना। तो ये भर्गीस कुरियन साहब का देन है उनको कि यहाँ तक डेयरी का विकास हुआ। अब डेयरी का विकास के बारे में थोड़ा और जानते हैं। आज के दिन जब 1970 में लॉन्च हुआ था ऑपरेशन फ्लड, तो मात्र 70 ग्राम ही दूध उपलब्ध था प्रति व्यक्ति। आज आबादी भी बढ़ी, हम लोग 1 अरब 40 करोड़ के ऊपर जा रहे हैं आबादी में। आज के दिन 444-45 ग्राम, लगभग 450 ग्राम दूध एक व्यक्ति पर उपलब्ध है। दूध के मामले में हमारा देश सरपरस्त है। मैं आज से नहीं, 20-22 साल को से ही मैं दुनिया में सबसे दूध पैदा होता है अपने हिंदुस्तान में, है ना। मैंने इंडिया इज द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, नंबर 1। एक गर्व की बात है, हम दूध उत्पादन में नंबर 1 पर हैं। इसकी घोषणा या इसकी जानकारी अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ई में भी उन्होंने बताया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा दूध पैदा होता है हमारा देश हिंदुस्तान में। ये फैक्ट की बात है। मैं इसके साथ एक और उस महाभूति का नाम लेना चाहता हूं। उनका नाम है स्वामीनाथन साहब, M.A. स्वामीनाथन साहब। उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। उनका मान सम्मान में इस साल भारत रत्न दिया गया, जो बहुत गर्व की बात है। उस विभूति को भारत रत्न दिया गया है, अच्छी बात है। डॉक्टर भर्गीस कुरियन को भी कहा जाता है फादर, यह है कहा जाता है फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति के जनक। ये भी उस भारत रत्न के सम्मान के हकदार तो जरूर दिखते हैं, लेकिन आज तक नहीं मिला है। तो मैं यहाँ पर ये भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको भी मिलना चाहिए। ये भी इनके द्वारा भी श्वेत क्रांति का जनक तो है ही हैं, इनके द्वारा भी श्वेत क्रांति में इतना बड़ा उछाल आया दूध के उत्पादन में, डीजल। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिएगा, वायरल करिएगा, ताकि डॉक्टर भर्गीस कुरियन को भी भारत रत्न का उपाधि दी जा सके। धन्यवाद, नमस्कार।